नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां हर खबर पर पोल के माध्यम से आप भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं और नतीजे हम आपको दिखाते हैं। जनमत में हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उन पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं, कौन से वो मुद्दे होने वाले हैं। फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। लीजिए, ये फ्लोर ग्राफिक्स में पहला मुद्दा, हिंदुओं की रक्षा करेंगे यूनुस, ये हमारा सवाल है। और अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या फायदा आपका सरकार में होने का। और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी वहां की सरकार की है। भारत सरकार ने पैनल बना लिया है। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला जो मुद्दा है उसके बारे में, सिसोदिया को शर्तों वाली बेल। जी हां, 17 महीने जेल, 10 लाख पर बेल, यह है कहानी। विस्तार से बताएंगे जनमत में। फिर आगे बढ़ेंगे। अगले फ्लोर ग्राफिक्स में आपको बताएंगे जेपीसी में वक्फ बिल। अब जेपीसी में क्या फैसला होता है, क्या डिसीजन लिया जाता है कि भाई चर्चा की बात कही थी तो चर्चा के लिए जेपीसी में भेज दिया गया, क्या निष्कर्ष निकलता है। हम तो कहते हैं हटाओ वक्फ को, क्या जरूरत है इसकी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, चर्चा कर लेनी चाहिए। फिर आगे बढ़ेंगे और फोगाट को मिलेगा सिल्वर। जी हाँ, चर्चा अभी भी जारी है क्योंकि मामला जो है आर्बिट्रेशन में है और यहाँ पर उम्मीद जग जाती है कि भाई सिल्वर मिल जाए तो भला हो, क्योंकि कोशिश तो की गई है लेकिन अंततः क्योंकि डिस्क्वालीफाई हुई हैं थोड़ा मुश्किल तो रहने वाला है। फिर और आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चुनाव आयोग की, इलेक्शन कमीशन की आ चुकी है। क्या फैसला हुआ वो भी आपको बताएंगे। आप बने रहिए जनमत में और आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर में क्या चुनाव वाकई होंगे, जल्द होंगे, जो कि कहा गया था कोर्ट के द्वारा, उसके ऊपर कैसे अमल किया जाएगा। शुरुआत करते हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में 16 से 17 महीने से ज्यादा समय तक बंद मनीष सिसोदिया को आज बड़ी राहत मिली है। देश की सर्वोच्च अदालत से बेल मिलने के बाद आज जेल से रिहा हो गए मनीष सिसोदिया। इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है। उन्हें 10 लाख के निजी मुचलके, सोचिए 10 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। सिसोदिया पर आबकारी नीति में गड़बड़ी के आरोप हैं। हालांकि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत कुछ शर्तों पर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सिसोदिया को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। जब आप पासपोर्ट जमा करते हैं इसका मतलब आप देश छोड़कर तो जा नहीं सकते, यही मतलब है इसका। तो आपको पासपोर्ट जमा करना है मनीष सिसोदिया को, और उसी के साथ साथ आप नेता मनीष सिसोदिया को इस मिली जमानत पर आम आदमी पार्टी अपनी जीत बता रही है। उनको थाने में जाकर यह भी बताना होगा कि मैं यहां पर हूं। और आप सोचिए, ये जो आज़ादी मिली है इनको, ये केवल जमानत है, सशर्त जमानत है। अभी एक तरीके से पूर्णतः आज़ादी यहाँ पर नहीं मिल चुकी है और अभी कानूनी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। समय थोड़ा लंबा हो गया, ये एक कारण ज़रूर रहा है कि उनकी जो बेल है उसमें समय बहुत ज़्यादा लगा। ये भी एक कारण जो है उनकी बेल के लिए। लेकिन अभी भी बता दें, दोष मुक्त नहीं हुए हैं, रिहा नहीं हुए हैं। जश्न मना रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन वो भी ये बात जानती है कि सब कुछ राजनीतिक है। इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। जब से ये ऑर्डर आया है सुबह से मेरा रोम रोम बाबा साहब के प्रति ऋणी हो रहा है। एक एक पल मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आज इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद बाबा साहब के प्रति कर्ज को हम कैसे उतारेंगे। उस वक्त उन्होंने तय कर लिया था कि आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान इसको बचाएगा। आज मैं बाहर आया हूं तो आपके प्यार की बदौलत, आपके प्यार के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की बदौलत, सच्चाई की ताकत की बदौलत, और सबसे बड़ी चीज जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि कोई तानाशाही सरकार आएगी तो तानाशाही भरे कानून बना के जब नेताओं को, विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उनकी रक्षा करेगी। करीब 2.2 करोड़ की घूस ली। यही नहीं, सिसोदिया ने सबूत छिपाने के लिए 14 फोन और 43 सिम कार्ड तक बदले थे, जिनमें 5 सिम कार्ड उन्हीं के नाम पर थे। जिस मनीष सिसोदिया को आज तो देखिए, वही हम कह रहे हैं कि रिहाई तो नहीं हुई है, अब दोष मुक्त भी नहीं हुए हैं, सशर्त यहाँ पर जमानत मिली है।
16 से 17 महीने की आप सोचिए जेल हुई है और 10-10 लाख रुपए में बेल हुई है, जो कि मुचलका है। इसी खबर पर हमने आपसे पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी आपको दिखा दें आपके टीवी स्क्रीन पर कि भाई प्रश्न हमने आपसे ये पूछा था कि सिसोदिया की जमानत पर विपक्ष कर रहा है राजनीति। 90% लोग कह रहे हैं हाँ, 10% लोग कह रहे हैं ना। बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है मनीष सिसोदिया की जमानत पर। और अभी आपको सीधी तस्वीरें भी हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि कैसे उनको जो रिहा तो कर ही दिया गया था, और तब भी हमने आपको सीधी तस्वीरें दिखाई थी जब मनीष सिसोदिया जो थे वो जेल से बाहर निकल गए थे। और ये लीजिए, ये तस्वीरें आ गई। आतिशी, यहां पर संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और तमाम आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद हैं। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को आप देख के समझ सकते हैं, सुनीता केजरीवाल भी उनके साथ थी। तो ये लाइव जो तस्वीर आई थी वो हमने आपको दिखाई, और ये पुनः वो दृश्य दिखा रहे हैं जहां पर उनकी रिहाई के बाद ये पहली वीडियो है। ये पहली वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये देखिए जनता से आकर संवाद कर रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। चलिए, हो गई जमानत और वो बाहर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी दोषमुक्त नहीं है। कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। हफ्ते में 2 बार थाने में जाकर बताना पड़ेगा मैं यही हूं, पासपोर्ट तो देना ही है, देश छोड़ नहीं सकते, और कई ऐसे प्रावधान है कि आप जो प्रभावित भी नहीं कर सकते अपने केस को, कोई ऐसी बात नहीं कह सकते, वो तमाम चीजें। अब आगे बढ़ते हैं और मेन मुद्दे पर आते हैं, बड़े मुद्दे पर। जी हां, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है। बांग्लादेश में कई दिनों से अशांति और राजनीतिक उथल-पुथल के बाद अंतरिम सरकार का गठन तो हो गया है। मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार को देश में अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण के बाद मोहम्मद यूनुस को बधाई दी है और बांग्लादेश में हिंदुओं सहित सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। और हिंदू शब्द पीएम मोदी के द्वारा लिखा गया है ट्वीट के माध्यम से, और कहा कि माइनॉरिटीज जो अल्पसंख्यक हैं उनको, उनकी सुरक्षा को आपको ध्यान में रखना होगा। पीएम मोदी ने जो बधाई दी है, पीएम मोदी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारियां संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित और हुए सामान्य स्थिति में जल्द से जल्द वापसी की उम्मीद करते हैं। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने आज लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी घेरा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में मेरे पड़ोसी देश यानी हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उससे हम सभी चिंतित हैं। सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में कहा कि हमें अपने लोगों के बारे में चिंतित होना चाहिए। वहां पीएम मोदी ने ट्वीट कर अंतरिम सरकार के, जो पीएम तो नहीं कहेंगे लेकिन एक तरीके से डिफैक्टो पीएम ही हैं, ये चीफ एडवाइजर हैं जो मोहम्मद यूनुस, उनको बधाई दे दी है। लेकिन दुर्भाग्य से नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट कर बधाई दी लेकिन हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं लिखा है। ऐसी क्या मजबूरी थी कि वे वहां के हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बारे में कुछ नहीं बोल सके? इसी पर हमारी रिपोर्ट। देश में कई दिनों की अशांति और राजनीतिक उथल-पुथल के बाद अंतरिम सरकार का गठन हो गया है, लेकिन वहां लगातार बढ़ रही हिंसा से अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हुआ तो वो था वहां रहने वाला हिंदू, जो चीख कर कह रहा था कि हमें बख्श दो। हिंसा के इस चक्रव्यूह में हवस और कट्टरता की आग सीने में लेकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। पुरुषों की झोली से लेकर महिलाओं की इज्जत तो लूटी ही, साथ ही सर तन से जुदा करने में भी कोई पीछे नहीं हटा। इन सब के बीच बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी। शांति नोबेल पुरस्कार सम्मानित मोहम्मद यूनुस ने इसका कार्यभार संभाला, जिसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारियां संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में जल्द से जल्द वापसी की उम्मीद करते हैं। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पीएम मोदी का ये संदेश जितना सरल दिख रहा है, उसके पीछे उतनी ही बड़ी चेतावनी छुपी हुई है। चेतावनी ये कि भारत को बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की चिंता है। चेतावनी ये कि आंदोलनकारियों की हवस का शिकार हो रही हिंदू बेटियों के आंसुओं का हिसाब भी भारत रख रहा है। चेतावनी ये कि हर मजबूर हिंदू पुरुष की लूटती और खाली होती तिजोरी के बही खाते पर भी भारत की नजरें बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर रोक लगेगी या फिर कट्टरता के इस तपते रण में भारत को उतरना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपका आभारी हूं क्योंकि जो हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में है, हाल ही में घटा उसको लेकर हमारे जो वहां पर हिंदू और अल्पसंख्यक हैं उनकी शांति, सुरक्षा और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके। गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की, गाजा को लेके आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन यहाँ पर आकर आप नहीं करते हो। तो चलिए, इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा, यानी कि आपका मत जानने का प्रयास किया। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं को भारत की जरूरत है। 99% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 1% लोगों ने ना में जवाब दिया। बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं को भारत की जरूरत। जैसा कि हमने कहा था कि बात करेंगे बांग्लादेश की और उस पर क्या रिएक्शंस आ रहे हैं। बांग्लादेश में उथल पुथल की परिस्थिति के बीच विश्व हिंदू परिषद राजस्थान के क्षेत्रीय मंत्री सुरेश उपाध्याय ने हिंदुओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और हिंसा को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी बांग्लादेश हिंसा और अराजकता से ग्रसित है। निर्वाचित प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद अराजक तत्व हावी हो गए हैं और कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। इस अराजक स्थिति में वहां के आतंकवादी जिहादी तत्वों ने हिंदू समाज का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न शुरू कर दिया है। आगे उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से हिंदू अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और घरों को नुकसान पहुंचाया गया है। पूरे बांग्लादेश में हर जिले में ये विभत्स की सूचना है। आगे उन्होंने कहा कि विश्व समुदाय की ये जिम्मेदारी है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनके मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रभावी कार्रवाई करें। उनको ध्यान में रख करके विश्व हिंदू परिषद की ये पत्रकार वार्ता पूरे देश भर में ये विषय विश्व हिंदू परिषद रखने का तय किया है। बांग्लादेश की सरकार के विरोध में विपक्षी पार्टियां नहीं थी, बहिष्कार किया था। बांग्लादेश की विकास दर भी भारतवर्ष के बराबर थी। पाकिस्तान तो बहुत पीछे था। कई विकासशील देशों से ज्यादा वो आर्थिक प्रगति के ऊपर पिछले कई सालों से बढ़ रहा था। अचानक आरक्षण के एक विषय को लेकर के वहां कुछ छात्रों ने आंदोलन किया और वह आरक्षण। चलिए, तो वीएचपी का रिएक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, आरएसएस का रिएक्शन भी आपको बताते हैं। बांग्लादेश की स्थिति पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आपको बता दें माननीय सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले जी ने भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के आंदोलन के दौरान हिंदू, बौद्ध और वहां के अल्पसंख्यक समुदायों के साथ हो रही हिंसा गंभीर चिंता का विषय है। हत्या, लूटपाट, आगजनी, महिलाओं के साथ जघन्य अपराध और मंदिर पर हमले की घोर निंदा करते हैं। तो ये देखिए, यहां से भी एक रिएक्शन आ चुका है। बांग्लादेश में वर्तमान में जो घटनाएं हो रही है उस संदर्भ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले जी द्वारा एक वक्तव्य जारी किया है। मैं उस वक्तव्य की जानकारी देने के लिए आपके सामने हूँ। उन्होंने आज 9 अगस्त को एक वक्तव्य के द्वारा बांग्लादेश के परिस्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि विगत कुछ दिनों से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के आंदोलन के दौरान हिंदू, बौद्ध तथा वहाँ के अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के साथ हो रही हिंसा की घटनाओं पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गंभीर चिंता व्यक्त करता है।
उन्होंने अपने वक्तव्य में ये भी कहा है कि बांग्लादेश में हिंदू तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की लक्षित हत्या, लूटपाट, आगजनी, महिलाओं के साथ जघन्य अपराध और मंदिर जैसे श्रद्धा स्थानों पर हमले जैसी क्रूरता असहनीय है। और उन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसकी घोर निंदा करता है। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक संकट और हिंसा के बीच घुसपैठ की संभावना बढ़ती जा रही है। पड़ोसी देश से बड़ी संख्या में लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर एकत्र हुए हैं, जिसे सीमा सुरक्षा बल ने 0 पॉइंट पर रोक लिया है। सभी पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के निकट बांग्लादेश बॉर्डर पर आकर खड़े हो गए। जरा ये तस्वीर आप ध्यान से देखिए। इसमें काफी संख्या में हिंदू जो है वो कहे जा रहे हैं, जो वहां पर प्रताड़ित किए जा रहे हैं और वो भारत में आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारत से उनको संरक्षण मिले और इसी के भेष में हम ये भी समझ सकते हैं कि कितने ही बांग्लादेशी भी भारत में घुसने का प्रयास करेंगे, जो कि आए बगाए आए दिन भारत के अंदर घुस ही जाते हैं। और ये तस्वीरें चिंताजनक है। और ये आप सोचते हैं कि अगर पड़ोस में तनाव है तो आपके देश पर क्या असर पड़ेगा। सोचिए, इनमें से कई लोग भारत में घुसने का प्रयास करेंगे। हिंदू हैं तो हम तो स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार इस पर अपना स्टैंड रखेगी, जो प्रोटोकॉल है उसके तहत काम करेगी। लेकिन आप सोचिए, वहां पर जेल से भी लोग जो फरार हुए थे उनका क्या, उन कैदियों का क्या, कौन क्या है कौन क्या नहीं, इसकी जांच भी आवश्यक है। इसीलिए ये स्थिति बेहद चिंताजनक और बेहद खतरनाक बताई जा रही है। और ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं कि ये स्थिति है पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जो कि भारत से अलग हुआ था। हम तो कहते हैं अलग क्यों हुआ था, जो संभल ही नहीं पा रहा है। ना तो पाकिस्तान चल पा रहा है, ना बांग्लादेश चल पा रहा है। और कई सो कॉल्ड यूट्यूबर कहते थे कि भारत को बांग्लादेश से सीखना चाहिए, वहां की जीडीपी देखनी चाहिए, वहां की ग्रोथ देखनी चाहिए। तो उनके मुंह पर भी ये तमाचा है। बांग्लादेश के मुद्दे से आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं वक्फ बोर्ड की। पुराने वक्फ कानूनों में बदलाव के लिए वक्फ संशोधन बिल 2024 बीते दिनों ही पेश किया गया था। बिल पर विपक्ष ने जबरदस्त विरोध किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा AIMIM समेत सभी विपक्षी पार्टियों ने विरोध जताते हुए बिल को जेपीसी में भेजने की मांग की। संशोधन में बताया गया कि कानूनों की बावजूद राज्य वक्फ बोर्ड के कामकाज में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला है और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संचालन में पारदर्शिता का अभाव है, यानी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वहां पर साफ साफ पता नहीं कि हो क्या रहा है, जिस पर विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा कर दिया है। आप संसदीय कार्य मंत्री ने जानकारी दी है कि बिल की गहन जांच के लिए 21 मेंबर की, यानी 21 लोगों की कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो जेपीसी का हिस्सा होंगे। देखिए इस पर हमारी ये रिपोर्ट। फिक्स के माध्यम से समझिए कि जेपीसी में क्या है। जेपीसी का मतलब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी संयुक्त संसदीय समिति होता है। जेपीसी हर कोई कह रहा है, हम विस्तार से समझाते हैं। संसद किसी विशेष मामले की जांच के लिए गठित करता है जेपीसी। कोई मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण हो तो जेपीसी में भेजा जाता है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इसको भेजा जाता है। जेपीसी में मामले में गहन जांच और चर्चा होती है। ये आपको बताएं जेपीसी क्यों, क्या जेपीसी? जेपीसी में संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। जो 21 मेंबर की बात की गई थी उसकी बता रहे हैं। जांच के बाद जेपीसी अपनी सिफारिशें संसद को प्रस्तुत करता है। चलिए, इसी पर हमने आपसे पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो बताएं। वक्फ बिल पर विपक्ष चला रहा एजेंडा, 90% लोग कह रहे हैं हाँ, 10% लोग कह रहे हैं ना। जया बच्चन की बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर की जो खबर है वो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर में चुनाव की कवायद शुरू हो चुकी है। श्रीनगर पहुंची चुनाव आयोग की टीम ने राजनीतिक दलों से बैठक की, मिलकर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की, जिसके बाद आज प्रेस वार्ता की गई। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति लाने की कोशिश में लगे सरकार, जो अब चुनाव करवाने की तैयारी कर चुकी है। प्रधानमंत्री पहले ही इसकी बात कर चुके हैं। आपको ये बता दें कि इस साल के अंत तक देश के 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर और हरियाणा शामिल हैं। सभी राज्यों में चुनाव के अलग अलग मायने हैं। चलिए देखिए चुनाव की तैयारी को लेकर चुनाव आयोग की टीम ने क्या कहा है। कमिटेड टू कंडक्ट इलेक्शंस एट द अर्लीस्ट। वी आर श्योर पीपल ऑफ JNK विल गिव ए बिफिटिंग रिस्पांस टू डिसरप्टिव फोर्सेस। और आप लोगों का जो उमंग, उत्साह और उम्मीद के साथ अपनी भागीदारी जब भी चुनाव डिक्लेयर होंगे उस समय में करेंगे। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव कराने के पक्ष में है।
गुरुवार को इलेक्शन कमीशन के साथ रीजनल और नेशनल पार्टियों के साथ बैठक हुई थी। आपको बता दें कि चुनाव के संबंध में शीर्ष कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने का आदेश दिया है। जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव को लेकर आयोग से सामने कई सारी चुनौतियां हैं और अब जम्मू कश्मीर और भारत के लोगों का इंतजार है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाए और यहां पर चुनाव शुरू हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए आपको अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अगली खबर बताते हैं जो हमने कहा था, जया बच्चन वाली खबर। राज्यसभा में कार्रवाई के दौरान समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच आज कहासुनी हो गई। जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन नाम से बुलाए जाने पर सांसद जया बच्चन भड़क गईं, जिसके बाद उन्होंने सभापति पर सवाल उठाया। जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टोन पर सवाल खड़े कर दिए कि आपकी टोन मुझे सही नहीं लगी, मैं एक कलाकार हूं, मैं आपकी टोन को समझ रही हूं। कार्रवाई के दौरान जया बच्चन ने कहा कि मैं एक कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, एक्सप्रेशन समझती हूं। उन्होंने कहा कि मुझे माफ करिएगा लेकिन आपकी टोन जो है वो ठीक नहीं है, जिसके बाद सभापति ने भी इसका जवाब दिया। भड़के सभापति ने कहा कि आपने महान उपलब्धि हासिल की है, आप मेरी टोन पर सवाल उठा रही हैं, इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसी के बीच में आप देखिए जो अब मैं आपको बता रहा हूं असल में हुआ क्या था, दोनों के बीच में कैसे बहस हुई थी, वो वीडियो आपको दिखाते हैं। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No seat given to you. No, don't applaud now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. Question number 196. तो जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके साथ ऐसे बात करना और साथ ही साथ विपक्ष का वॉकआउट कर लेना, फिर उसके बाद निंदा प्रस्ताव का लाना पड़ना जेपी नड्डा जी के द्वारा, तो ये तमाम बातें हैं, ये दिखाती हैं कि आखिर ऐसे ही अगर कार्रवाई चलती रहे तो कैसे होगा। क्या इतना ही क्रोध संसद में दिखाया जाना सही है या फिर थोड़ा सा संयम भी बरतना चाहिए, क्योंकि टोन पर जब सवाल उठाया तो वो भड़क गए और उनका कहना उनके हिसाब से सही भी है। चलिए, ये तो हमने आपको दिखाई कैसे उन दोनों के बीच में बहस का माहौल बन गया था, लेकिन चेयर को रिस्पेक्ट तो करना ही था। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे फोगाट की, विनेश फोगाट की। फ्रांस की राजधानी पेरिस में चल रही ओलंपिक 2024 अब अपने आखिरी दौर में है। 11 अगस्त को पेरिस ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। इस बार ओलंपिक में भारत ने अब तक कुल 1 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल जीते हैं। कल ही
नीरज चोपड़ा जैवलिन में जो सिल्वर मेडल है वो जीत के आए। गोल्ड की उम्मीद थी लेकिन इंजरी भी उनको तंग कर रही थी। इसी बीच विनेश फोगाट ने के सिल्वर मेडल की मांग को लेकर फैसला भी अब हुआ है, वो उसमें फंसा हुआ है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। हालांकि उनके आवेदन को 8 अगस्त को स्वीकार कर लिया गया था। दरअसल महिलाओं की रेसलिंग में 50 किलोग्राम प्रतियोगिता के गोल्ड मैच से पहले विनेश फोगाट को 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया, यानी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। फोगाट की अपील पर CAS यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन से पहले भारतीय पहलवान विनेश फोगाट की अयोग्यता के मामले में अंतिम फैसला सुनाने का जो प्रावधान है वो किया है, फैसला किया है। अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। बुधवार को महिलाओं की 50 किलोग्राम की फाइनल बाउट से कुछ घंटे पहले आयोजकों द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित किए जाने के बाद विनेश ने CAS का दरवाजा खटखटाया था। बता दें कि 29 वर्षीय भारतीय स्टार का वजन अमेरिका की सारा हिल्डरब्रांड के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए अपने अंतिम मुकाबले से कुछ घंटे पहले 100 ग्राम अधिक पाया गया। IOC ने विनेश को अयोग्य घोषित कर दिया और उन्हें रजत पदक देने से इनकार करके भारतीय खेमे को और भी हैरान कर दिया। भारतीय फैंस, भारतीय कुश्ती महासंघ और भारतीय ओलंपिक संघ ने विनेश की अयोग्यता पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। CAS ने मीडिया एडवाइजरी जारी करते हुए कहा, विनेश ने IOC के फैसले को एड हॉक डिवीजन में चुनौती दी और फाइनल मैच से पहले एक और वजन माप की मांग की, लेकिन तत्काल सुनवाई का अनुरोध नहीं किया। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने कहा कि विनेश फोगाट की अयोग्यता के खिलाफ उनकी याचिका पर फैसला ओलंपिक खेलों के समाप्त होने से पहले आने की उम्मीद है। तो क्या कुछ आ जाएगा? अगर आएगा तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। तो इसी खबर को आपने देखा, विस्तार से जाना। अब इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता देते हैं। विनेश फोगाट को मिलना चाहिए सिल्वर मेडल। 98% लोग कह रहे हैं हाँ, 2% लोग कह रहे हैं ना। 98% लोगों का कहना है कि हाँ, सिल्वर मेडल मिलना चाहिए। हम भी आशा करते हैं कुछ तो होना चाहिए। चलिए, इसी के साथ जनमत में इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और हमारी पूरी टीम को आगे दीजिए। हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।